Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 11th February 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exam. Our first question is, which of the following can cause hypovolemic shock? इनमें से कौन सी कंडीशन के कारण हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है? एलर्जिक रिएक्शन टू मेडिकेशंस, मेडिसिन के कारण हुई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। ऑप्शन बी, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में यदि फ्लूइड थर्ड स्पेस में शिफ्ट हो जाए तो, या फिर सेप्सिस के कारण, या फिर प्रोफाउंड ब्रेडिकार्डिया कंडीशन के कारण। सबसे पहले आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हाइपोवॉलेमिक शॉक होता क्या है। हाइपो का मतलब होता है कमी और वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। यानी कि अगर हमारे शरीर में पानी की, लिक्विड की, फ्लूइड की कमी हो जाए तो इसकी वजह से जो कंडीशन होगी उसे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कहा जाएगा। और यहाँ पर इस चीज से संबंधित जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है ऑप्शन बी, थर्ड स्पेस शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। देखिएगा, ये मान लीजिए आपकी कोई ब्लड वेसल है और ये आपके इस ब्लड वेसल के आसपास मौजूद टिश्यूज हैं। आपकी इन ब्लड वेसल्स के अंदर लगातार फ्लूइड, ब्लड, लिक्विड फ्लो होता रहता है। अगर किसी वजह से ये ब्लड, ये लिक्विड या ये फ्लूइड यहाँ से निकल कर ब्लड वेसल से बाहर आकर टिश्यू और उसके आसपास आकर इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? इस ब्लड वेसल के अंदर फ्लूइड की कमी हो जाएगी। और यही चीज इस ऑप्शन में कहा जा रहा है कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में टिश्यूज के आसपास ब्लड वेसल से निकलकर फ्लूइड यदि पहुंच जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इसकी वजह से जो कंडीशन बनेगी उसे ही हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, transportation of triglycerides or cholesterol from adipose to liver is the function of which of the following lipoprotein? इनमें से किस लिपोप्रोटीन के द्वारा कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स को एडिपोस सेल्स से लीवर सेल्स की तरफ लेकर जाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं HDL, LDL, VLDL या फिर IMLDL। The right answer is ऑप्शन ए, HDL। यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बहुत ही बार एग्जाम में इसे पूछा गया है, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे HDL की। HDL, HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाने जाते हैं। दीज आर कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल को एडिपोज सेल से लीवर तक लेकर जाते हैं। हमारी बॉडी में एडिपोज सेल्स से लीवर तक कोलेस्ट्रॉल लेकर जाते हैं। यानी कि कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन को बॉडी में कम करते हैं, लीवर में ले जाकर इसे मेटाबोलाइज करवा देते हैं, इसलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाते हैं। और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में यदि बढ़ता है तो इसका मतलब है कि हमारे हार्ट की हेल्थ अच्छी हो रही है। कोलेस्ट्रॉल या लिपोप्रोटीन जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के लिए एक इसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं LDL की। LDL, LDL का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे को हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। इसे ही हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को
लीवर से एडिपोज तक लेकर जाता है। लीवर सेल में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को एडिपोज तक लेकर आने का काम करता है एलडीएल, और इसकी मात्रा यदि बॉडी में बढ़ती है तो हम ये मानते हैं कि हार्ट की हेल्थ अब अच्छी नहीं है, हार्ट की हेल्थ खराब हो रही है। अगर आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होता है तो आप बता सकते हैं 200 mg पर डीएल से कम। अगर हमारे शरीर में 200 mg पर डीएल से कम कोलेस्ट्रॉल का लेवल है तो इसका मतलब हमारी हार्ट की हेल्थ बेहतर है। Next question is, which of the following findings is best indication that fluid replacement for the client with hypovolemic shock is adequate? अगर किसी पेशेंट जिसे हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ है उसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही हो तो ये थेरेपी इफेक्टिव है या नहीं, इस चीज का असेसमेंट नीचे बताए ऑप्शंस में दी गई किस फाइंडिंग के बिहाफ पर हम कर सकते हैं। ऑप्शन ए, यूरिन आउटपुट ग्रेटर देन 30 ml पर आवर। यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से ज्यादा हो जाए तो। ऑप्शन बी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 90 mm ऑफ एचजी, डायस्टोलिक बीपी 90 से ज्यादा हो, रेस्पिरेटरी रेट 21 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो, या सिस्टोलिक बीपी 110 mm ऑफ एचजी से ज्यादा हो। किसी हाइपोवॉलेमिक शॉक से सफरिंग पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है। ये थेरेपी अब इफेक्टिव है, क्लाइंट की कंडीशन बेहतर हो रही है। ये बात आप इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग के मिलने पर कह पाएंगे? इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे सही आंसर चुना जाएगा ऑप्शन ए को। अगर किसी क्लाइंट के अंदर यूरिन आउटपुट 30 ml पर आर या इससे ज़्यादा होता है तो हम ये मानते हैं कि क्लाइंट की बॉडी में फ्लूइड की मात्रा सही है और उसे उसकी किडनीज भी प्रॉपर वर्क कर रही हैं। अगर किसी वजह से 30 ml पर आवर से कम यूरिन आउटपुट होता है तो ये माना जाता है कि क्लाइंट में या तो फ्लूइड की कमी है या फिर उसकी किडनीज यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल आर मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में सभी मोनोसैकेराइड शुगर का एग्जाम्पल हैं एक को छोड़कर, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड शुगर। लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लैक्टोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये तीनों ही जो हैं मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल हैं, जबकि लैक्टोज शुगर जो है डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। लैक्टोज का निर्माण गैलेक्टोज और ग्लूकोज के आपस में जुड़ने के कारण होता है और इसके फॉर्मूला की बात की जाए तो C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर ये 2 से 8% तक हो सकती है। लैक्टोज वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसमें लैक का मतलब होता है मिल्क और ओस मतलब होता है शुगर, तो लैक्टोज मीन्स मिल्क शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीक पॉइंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द। इनमें से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के पीक पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? एक्सेलरेशन, एक्सियोम, डिसलरेशन, एक्मे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक्मे। लेबर या डिलीवरी प्रोसेस के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो जब अपने पीक पर होते हैं तो इसे हम एक्मे के नाम से जानते हैं। आइए इस प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करें।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस्टेशनल एज को किस डे से कैलकुलेट किया जाता है। तो आप बताएंगे फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से हम गैस्टेशनल एज को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जिस दिन से शुरू हुआ था उससे पहले दिन से ही हम गैस्टेशनल एज को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गैस्टेशनल एज कितने दिनों की होती है, तो आप बताएंगे 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स का जो समय है, ये बच्चे के जन्म का नॉर्मल समय माना जाता है। इसे आप टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। और अगर बच्चे की बर्थ इससे पहले होती है, यानी 37 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले होती है, तो ये प्रीटर्म लेबर कहलाएगा। और 42 वीक के बाद होती है तो ये पोस्टर्म लेबर कहलाता है। प्रेगनेंसी पीरियड की ड्यूरेशन यदि टोटल आपसे पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 9 मंथ्स एंड 7 डेज, या फिर आप इसे 280 डेज भी कह सकते हैं, और आप इसे 40 डेज भी बता सकते हैं। इन तीनों में ही नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी को कितने ट्राइमेस्टर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो आप बता सकते हैं प्रेगनेंसी पीरियड टोटल 3 ट्राइमेस्टर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 से 12 वीक का होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक तक होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 वीक से लेकर टिल डिलीवरी या 40 वीक्स के बीच माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर टोटल वेट गेन 1 केजी होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर टोटल वेट गेन 5 केजी होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर टोटल वेट गेन 5 केजी होता है। तो आप कह सकते हैं लगभग 11 से 14 किलो के आसपास नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन द्वारा वेट गेन किया जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं जिनके बिहाफ पर ये कहा जा सकता है कि शायद वुमेन प्रेग्नेंट हो सकती है, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि प्रेगनेंसी होने पर वुमेन के अंदर सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है, यानी वुमेन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ब्लीडिंग है, वो नहीं देखने को मिलती। इसका कारण क्या है? तो आप बता सकते हैं कि अगर किसी वुमन के अंदर प्रेगनेंसी हुई है, वुमन ने कंसीव किया है, तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा लगातार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट किए जाते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रुक जाती है। इस चीज़ को आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है ये बात। अगर वुमेन ने कंसीव किया है तो कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन किया जाता है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं हो पाती। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद सेकंड चीज जिसके बिहाफ पर आप ये चीज डिसाइड कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस। नेक्स्ट नोट कर सकते हैं मॉर्निंग सिकनेस। प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 50% वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस कंडीशन फेस करनी पड़ती है। इसके अंदर वुमेन में लगातार नॉजिएटेड फीलिंग रहती है, वॉमिटिंग होती हैं, मोस्टली जब वो सोकर उठती हैं मॉर्निंग में, तो ये सिम्टम्स उन्हें ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं। और ये सभी सिम्टम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। इसका मेन कारण अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की प्रेजेंस है, जिसके कारण मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, नोजिया आदि सिम्टम्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट सिम्टम की, जो कि है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन कंडीशन का मतलब होता है यूरिन पास करना। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन का यूट्रस लगातार ग्रो कर रहा होता है, अपने आकार को बढ़ा रहा होता है, जिसके कारण जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर लगातार दबाव पड़ता है, और इस दबाव के कारण जो वुमेन का ब्लैडर है उसमें कम स्पेस रह जाता है, वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है,
और इसकी वजह से वुमेन को बार बार फ्रीक्वेंसी से यूरिन पास करने जाने की इच्छा होती रहती है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वुमेन के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही ब्रेस्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि मोस्टली 6 से 8 वीक की प्रेगनेंसी होने पर देखे जाते हैं, जिसमें ब्रेस्ट के साइज का बढ़ना, हैवीनेस फील होना, डिस्कम्फर्ट होना, प्रिकनिंग सेंसेशन होना, ये सभी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा वुमेन को फैटीग रहती है, नोट कर सकते हैं। फैटीग रहती है, उसे थकान लगती है और ज़्यादा नींद आती है। ये सभी जो सिम्पटम्स हैं वुमेन को फेस करने को मिलते हैं मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव साइंस की जो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वुमेन के अंदर देखते हैं, जो कि प्रेगनेंसी को बताते हैं। आप चाहें तो यहाँ नोट कर लीजिएगा। सिम्पटम्स की बात कर रहे हैं हम मोस्टली 6 टू 8 वीक में ब्रेस्ट के अंदर जो चेंजेस आते हैं। यहाँ पर ब्रेस्ट की जो वैस्कुलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और वुमेन में जो निप्पल होता है, ब्रेस्ट निप्पल होता है, उसमें पिगमेंटेशन इंक्रीज होता है, जिसके कारण प्राइमरी एरियोला के आसपास सेकेंडरी एरियोला का निर्माण होता है। मान लीजिए जैसे ये किसी वुमेन का ब्रेस्ट है और ये निप्पल वाला पार्ट है, तो इस निप्पल के पास में यहाँ पर प्राइमरी एरिया होता है, पिगमेंटेड डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है। इसके अलावा इसमें पिगमेंटेशन का डार्कनेस तो होता ही है, साथ ही साथ इसके आसपास एक और डार्क पिगमेंटेड एरिया बनने लगता है, जिसे आप सेकेंडरी पिगमेंटेड एरिया के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट चेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा निपल के आसपास छोटी-छोटी सी ग्लैंड जो हैं वो निकलने लगती हैं, इनका साइज बढ़ने लगता है। इसे आप मोंटगोमरीज ट्यूबरकल का नाम देते हैं। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड मोंटगोमरी ट्यूबरकल। इसे आप मोंटगोमरी ट्यूबरकल का नाम देते हैं। बेसिकली ये डायलेटेड सिबेशियस वेन होती हैं, सॉरी सिबेशियस ग्लैंड होती हैं, जिनका साइज बढ़ जाता है और वुमेन के अंदर कई बार 12 वीक तक कोलेस्ट्रम का सिक्रेशन देखने को मिलता है, यानी येलो कलर सिक्रेशन देखने को मिलता है ब्रेस्ट से। ये सभी इंपॉर्टेंट चेंज आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज जिसे आप नोट डालकर नोट भी कर लें कि 12 वीक की प्रेगनेंसी तक जो वुमेन का यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन ही रहता है। यानी 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक जो यूट्रस है वो पेल्विस के अंदर ही रहता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे ही रहता है। सिर्फ इसे एब्डोमेन और सुप्राप्यूबिक बल्ज के रूप में महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट साइन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैक्वेमर साइन, ओसिएंडर साइन, गुडेल साइन। आइए इनके बारे में जान लें क्या-क्या होते हैं ये। सबसे पहले बात करते हैं जैक्वेमर साइन के बारे में। जैक्वेमर साइन का मतलब होता है कि वुमेन का जो सर्विक्स वाला एरिया है उसमें डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। यानी कि आप नोट कर सकते हैं डिस्कलरेशन या ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना और सर्विक्स इज नोन एज जैक्वेमर साइन। इसे हम चैडविक साइन के नाम से भी जानते हैं और ये आपको हमेशा 8th वीक की प्रेगनेंसी पर देखने को मिलेगा। ओसिएंडर साइन के अंदर लेटरल फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना में पल्सेशन इंक्रीज होना ओसिएंडर साइन है और ये भी आपको 8th वीक पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए तो गुडेल साइन की, आप जब किसी वुमेन के वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, सर्विक्स को एसेस करते हैं, तो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर जो सर्विक्स होता है वो आपकी नोज टिप की तरह सख्त होता है और अगर ये वुमेन प्रेग्नेंट है तो इसका सर्विक्स जो होगा आपके लिप्स की तरह, होठों की तरह सॉफ्ट हो जाएगा और ये सर्विक्स का सॉफ्ट होना ही गुडेल साइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेगार साइन की। हेगार साइन आपको 6 से 10 सप्ताह के बीच में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है, लोअर यूट्राइन बॉडी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है।
इसके अलावा आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ही पाल्मर साइंस को महसूस कर सकते हैं। पाल्मर साइन में क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट वुमेन के एब्डोमेन एरिया पर या यूट्रस फंडस एरिया पर रखते हैं अपने हाथों को, तो वहां पर हल्के हल्के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस महसूस होना पाल्मर साइन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो आप सबसे पहले बता सकते हैं कि वुमेन के अंदर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमेनोरिया कंडीशन हुई थी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ था, वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होंगे। अब वुमेन को मॉर्निंग सिकनेस यानी नोजिया, वॉमिटिंग और फैटिग जो जैसी कंडीशन थी, उसमें कुछ आराम मिलने लगा। और इस ट्राइमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो यहाँ देखने को मिलेगा वो है क्विकनिंग। आप इसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म के रूप में नोट कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है क्विकनिंग, जो कि 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर देखने को मिलता है। अगर प्रीमी ग्रेविडा वुमेन है तो उसके अंदर 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर मदर द्वारा अपने बच्चे की मूवमेंट को फील किया जाता है, ये चीज क्विकनिंग कहलाती है। और अगर मान लीजिए मल्टीपैरा में अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए तो आप बता सकते हैं 16 से 18 वीक की प्रेगनेंसी पर उसे क्विकनिंग फील हो जाती है। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही वुमेन की जो एब्डोमेन एरिया है वहां पर जिफॉइड प्रोसेस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक ब्लैक कलर की डार्क लाइन देखने को मिलेगी। इसे आप लाइनिया नेग्रा के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, लीनिया नाइग्रा स्ट्रक्चर बन जाती है जो कि जिफॉइड प्रोसेस से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक के बीच में होती है और ये 20th वीक पर देखने को मिलती है। इसके अलावा लोअर एब्डोमेन एरिया पर व्हाइट और पिंक कलर की कुछ लाइनें देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी क्रॉस लाइक। इन्हें आप स्टेरे के नाम से जानते हैं, जिसे आप बर्थ मार्क या प्रेगनेंसी मार्क भी नॉर्मली कहते हैं। फंडल हाइट में आए चेंजेस को भी इम्पोर्टेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस के लेवल पर 12 वीक तक प्रेगनेंसी होने पर फंडल हाइट होती है। इसके बाद 22 से 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी होने पर फंडल हाइट अम्बिलिकस लेवल पर होती है और 38 वीक की प्रेगनेंसी होने पर फंडल हाइट जिप स्टर्नम लेवल पर देखने को मिलती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही वुमेन के अंदर प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस यानी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि इतने पावरफुल तो नहीं होते कि लेबर इंड्यूस करा दें, लेकिन लेबर होने के समय जो प्रिपरेशंस चाहिए होती हैं वो इनके द्वारा की जाती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर ही हम पिनार्ड फीटोस्कोप की मदद से बच्चे की हार्ट रेट को सुन सकते हैं, फीटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं, जो कि 20 वीक पर पॉसिबल है। यहाँ पर नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, फीटल हार्ट साउंड को आप पिनार्ड फीटोस्कोप की मदद से 20 वीक के गेस्टेशन पर सुन सकते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉपलर के द्वारा किस एज पर सुना जा सकता है, तो आप बता सकते हैं 10th वीक पर। बच्चे के हार्ट साउंड को डॉपलर के द्वारा 10 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर सुना जा सकता है और पिनार्ड फीटोस्कोप की मदद से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर सुना जा सकता है। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर हम वुमेन के अंदर पहली बार सोनोग्राफी करवाते हैं, जिसके द्वारा ये पता किया जाता है कि बच्चे का जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर वुमेन को कौन कौन से चेंजेस फील होते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे पहली बात, वुमेन में एमेनोरिया कंटिन्यू रहेगा, यानी किसी भी प्रकार की मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। वुमेन के एब्डोमेन का साइज अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब वुमेन को जो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और इनसे जो रिलीफ मिला था, ये सिम्टम्स वापस आने लगते हैं ड्यू टू इंक्रीज साइज के कारण। जैसे ही वुमेन में 38 वीक की प्रेगनेंसी होती है, तो वुमेन में जो बच्चे का हेड है वो
पेल्विक कैविटी के अंदर नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इससे वुमेन में रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स कुछ ठीक होने लगते हैं, उसे सांस लेने में जो तकलीफ आ रही थी वो कुछ बेहतर होने लगती है, और इसे ही हम लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। इसमें आप लिख लीजिएगा लाइटनिंग। लाइटनिंग जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, 38 वीक की प्रेगनेंसी पर देखने को मिलता है, जिसमें वुमेन को रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डिफिकल्टीज हो रही थी वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुका है, बच्चे में एंगेजमेंट देखने को मिल चुका है। इसके अलावा जो 36 वीक पर यूट्रस का साइज होता है वो सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल हो जाता है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ सलाइवा सिक्रीटेड पर डे। हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा हर दिन कितना सलाइवा सिक्रीट किया जाता है? यस, इट इज 1000 to 1500 ml। हमारे माउथ में हर दिन 1000 से 1500 ml सलाइवा बनता है, और कमाल की बात है कि हमें पता ही नहीं चलता, हम अनकॉन्शियसली इसे स्वेलो करते रहते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यस, इट इज टाइलिन। फूड एंटर द स्टमक। जब फूड हमारे स्टमक में एंटर होता है तो आप इसे क्या कहते हैं? यस, इट इज कॉल्ड बोलस। फूड एंटर्स इनटू द ड्यूडेनम। यस, इट इज कॉल्ड काइम। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, इट इज ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट आप बताएं, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लंबा वाला पार्ट कौन सा होता है? यस, इट इज टर्मिनल पोर्शन, दैट इज इलियम। एक्सट्रेंसिक फैक्टर विटामिन B12 को कहा जाता है। हार्मोन स्लो डाउन द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर secretin and cholecystokinin. pH of pancreatic juice, yes, 7.1 to 8.2. Next question, very severe elevation of mood seen in। अगर किसी क्लाइंट का मूड बहुत ज़्यादा सीवियरली एलिवेटेड हो तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एस्टेसी। Yes, exactly. The right answer is option D, ecstasy। यहाँ पर एलिवेशन ऑफ मूड की 4 कैटेगरीज होती हैं, जिन्हें आप यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एस्टेसी के नाम से जानते हैं। अगर किसी क्लाइंट के अंदर माइल्डली मूड एलिवेटेड होता है तो वो हैप्पी होता है और इसे यूफोरिया कहते हैं। अगर किसी क्लाइंट का मॉडरेटली मूड एलिवेट हुआ है तो उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इसे आप इलेशन कहेंगे। अगर किसी क्लाइंट का मूड बहुत ही ज़्यादा सीवियरली एलिवेट हुआ है तो इस सिचुएशन के अंदर उसे डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होने लगेगा, वो खुद को सबसे ऊपर, सबसे महान, सबसे काबिल समझने लगेगा, और इस कंडीशन को आप एक्सल्टेशन के नाम से जानते हैं। और अगर किसी क्लाइंट में बहुत ज़्यादा वेरी सीवियर मूड का एलिवेशन हो जाए तो ये चीज़ एस्टेसी कहलाती है, और इसके अंदर पर्सन स्टूपरस मेनिया शो करेगा, यानी उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन? इनमें से किस हार्मोन को हम थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं? T1, T2, T3, T4। The right answer is option D, T4। हमारी थायराइड ग्लैंड के द्वारा तीन इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है, जो हैं T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 हार्मोन को हम ट्राईआइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। T4 हार्मोन को टेट्राआइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है और कैल्सिटोनिन तीसरा है ही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कुछ थायराइड ग्लैंड से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पूछे जा सकते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। इसका वेट आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं 25 ग्राम। और इसका अगर आकार आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं बटरफ्लाई या एच शेप। और इसके अंदर दो लोब्स होते हैं जो कि कनेक्ट रहते हैं, कनेक्टेड बाय इस्थमस। थायराइड ग्लैंड देखने में बटरफ्लाई शेप या एस शेप ग्लैंड होती है और इसका दोनों लोब्स जो है आपस में इस्थमस स्ट्रक्चर द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। और अगर इसका एक्सटेंशन आपसे पूछ लिया जाए तो ये C5 वर्टिब्रे से लेकर T1 वर्टिब्रा के बीच में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? C5 वर्टिब्रे से लेकर T1 वर्टिब्रे के बीच में। इस थायराइड ग्लैंड के पोल पर 4 बटन लाइक शेप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिन्हें आप पैराथायरॉइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरॉइड हार्मोन या जिसे आप पैराथार्मोन के नाम से जानते हैं, इसका सिक्रीशन करवाती हैं और इसके द्वारा कैल्शियम का लेवल मेंटेन किया जाता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ डायरिया इंक्लूड एक्सेप्ट। इनमें से डायरिया का कारण नहीं है। ओवर फीडिंग, इंडाइजेशन, फास्टिंग, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के बाद या फिर बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड फूड खाने के बाद डायरिया हो सकता है। इनडाइजेशन यानी अपच होने पर डायरिया हो सकता है, या बहुत ज़्यादा खाना खाने पर यानी ओवर फीडिंग करने पर डायरिया हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन खाना नहीं खाता, फास्टिंग करता है, तो इस सिचुएशन के अंदर इसे डायरिया नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ए, बी और डी ऑप्शंस गलत हैं। राइट आंसर है फास्टिंग। फास्टिंग स्टेज में डायरिया नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज to increase the comfort of a patient admitted with acute appendicitis, the nurse would instruct the patient। अगर किसी अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में कंफर्ट लेवल बढ़ाना हो तो आप इनमें से उसे कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन ए, लाई ऑन हिज एब्डोमेन, उसे उसके पेट के बल लिटा देंगे, यानी एब्डोमेन बेड को टच करेगा और बैक ऊपर होगी। ऑप्शन बी, सिट अपराइट, उसे सीधा बैठा देंगे। ऑप्शन सी, लाई सुपाइन विथ लेग्स स्ट्रेच्ड, उसे बिल्कुल सीधा लिटाकर उसके पैरों को खींचकर रखेंगे। या फिर टू लाई विथ नीज फ्लेक्स्ड, अब उसके
घुटनों को मोड़कर उसे सीधा लिटा देंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टू लाई विथ नीज फ्लेक्स्ड। ये आंसर क्यों हुआ इसे देखिएगा। मान लीजिए ये कोई पर्सन है जिसमें अपेंडिसाइटिस कंडीशन हुई है और इस पेशेंट को अगर आपने इस प्रकार से पोजीशन दी तो सुपाइन जब आप इस पेशेंट को लेटाएंगे तो इस पोजीशन के अंदर उसके एब्डोमेन एरिया के मसल्स में लगातार खिंचाव रहेगा क्योंकि उसके नीज फ्लेक्स्ड हैं और उसे राइट लोअर क्वाड्रेंट में और ज्यादा पेन होगा। लेकिन अगर आप इस पेशेंट को सुपाइन पोजीशन ना देकर उसे नीज फ्लेक्स पोजीशन में लिटाते हैं, यानी उसको सीधा लिटाकर सुपाइन पोजीशन देने के बाद उसके पैरों को घुटनों से मोड़कर इस प्रकार अगर लिटाते हैं तो उसके ये जो एब्डोमेन मसल्स हैं इनके अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, यहाँ खिंचाव नहीं होगा, जिसके कारण क्लाइंट को दर्द में कुछ कमी महसूस होगी और वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आता है तो आप कभी भी उसे बिल्कुल सीधा ना लिटाकर उसके नीज को अगर फ्लेक्स करते हुए लेटाते हैं तो उसके एब्डोमिनल मसल्स में स्ट्रेच कम होगा और इससे कहीं ना कहीं उसके पेन में कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्चार्ज प्लानिंग ऑफ पेशेंट बिगिंस। हॉस्पिटल में एडमिट हुए पेशेंट को कब डिस्चार्ज करना है, इसकी प्लानिंग कब से शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए, व्हेन द फिजिशियन ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज, जब डॉक्टर इसे डिस्चार्ज करने को कहे। ऑप्शन बी, व्हेन पेशेंट स्टार्ट शोइंग पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, जब पेशेंट ट्रीटमेंट के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगे यानी ठीक होने लगे। ऑप्शन सी, एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट का इलाज करना जब शुरू किया जाए उस समय, या फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन यानी जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो उस समय। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपने अपने किसी रिलेटिव, फैमिली मेंबर या फ्रेंड को कभी हॉस्पिटल एडमिट करवाया होगा, तो जब भी आप हॉस्पिटल में उसे एडमिशन करवाते हैं तो आपका पहला सवाल डॉक्टर से ये होता है कि हम हमारे पेशेंट को एडमिट तो करवा रहे हैं, लेकिन इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा, कितने दिन के लिए एडमिट करवाना होगा। तो डॉक्टर द्वारा तुरंत आपसे बताया जाता है कि इस प्रोसेस में 4 से 5 दिन लगेंगे, या हफ्ता भर लगेगा, या 2 दिन लगेंगे। तो आप याद रखिएगा, डॉक्टर को ये पता होता है कि इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल पेशेंट को कितने दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट के एडमिशन के समय ही उसे कब डिस्चार्ज करना है, ये चीज मान ली जाती है, डिसाइड कर ली जाती है, इसकी प्लानिंग शुरू कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोफाइलैक्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन। अगर किसी बच्चे में आप प्रोफाइलैक्टिकली विटामिन ए एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो ये क्या है। ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है, रिहैबिलिटेशन है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट है, या हेल्थ प्रमोशन है। जब किसी व्यक्ति में किसी डिजीज की प्रेजेंस के बिना उस डिजीज के अगेंस्ट ट्रीटमेंट या प्रिकॉशन प्रिवेंशन मेजर के रूप में कोई सब्सटेंस एडमिनिस्टर किया जाता है तो उसे हम प्रोफाइलैक्टिक डोज का नाम देते हैं। और विटामिन ए की बच्चों में कमी ना हो जाए इसलिए उन्हें पहले ही हम विटामिन ए दे रहे हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, prophylactic administration of vitamin A in children is a specific protection example. Next question is, women creating most comfortable atmosphere for her future baby 1 to 2 weeks before childbirth can sign off. किसी भी वुमेन के द्वारा उसके बच्चे की डिलीवरी से लगभग 1 से 2 सप्ताह पहले ही उसके बच्चे के लिए एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है, इसे आप क्या कहेंगे। सर्वाइकल राइपनिंग, ड्रॉपिंग, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, नेस्टिंग सिंड्रोम।
Yes, it is called resting nesting syndrome. ऑप्शन ए के अंदर यूज की गई टर्म सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब है लेबर या डिलीवरी प्रोसेस से पहले सर्विक्स का डायलेट होना, शॉर्ट होना, यानी कि लेबर के लिए सर्विक्स का ओपन होना, तैयार होना सर्वाइकल राइपनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when administering IV fluids to a small dehydrated infant, the most critical factor comforting the nurse is the किसी इन्फेंट में आपको यदि आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करने हो तो इस समय सबसे मुश्किल चीज आपको क्या फेस करनी पड़ेगी? ऑप्शन ए एश्योरेंस ऑफ स्टेरिलिटी, हम स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे यानी साफ नहीं रख पाएंगे, क्लीन नहीं रख पाएंगे। ऑप्शन बी कैलकुलेशन ऑफ टोटल नेसेसरी इनटेक, हम बच्चे को कितने फ्लूइड की वास्तव में आवश्यकता है इसे एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ फ्लो, डॉक्टर द्वारा जिस रेट से फ्लो देना है, अमाउंट डिलीवर करना है उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एट बॉडी टेम्परेचर, हम फ्लूइड को बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी 1 साल से कम उम्र के बच्चे में डिहाइड्रेशन है और उसे इसके ट्रीटमेंट के लिए आईवी फ्लूइड्स आपको देना है, तो कौन सी चीज यहाँ पर सबसे मुश्किल मानी जाएगी? The right answer is option C, maintenance of prescribed flow rate. किसी भी बच्चे को जब आईवी फ्लूइड देना होता है तो सबसे प्रॉब्लम बड़ी आती है कि उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होती हैं, पतली होती हैं, तो इनमें आईवी लाइन को कनेक्ट करना सबसे बड़ी चुनौती। उसके बाद इन्फेंट जो है उसे किसी भी चीज़ की समझ नहीं है तो वो अपने आप को स्टिल नहीं रख पाता, एक जगह पर स्थिर नहीं रख पाता, जिसके कारण वो बार-बार अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को मूव करता है, जिसके कारण जो फ्लो रेट है वो डिस्टर्ब होती रहती है। इसी वजह से कहा जाता है कि एक ही फ्लो रेट पर बच्चों में आईवी को डिलीवर करवाना, आईवी फ्लूइड या ड्रग को डिलीवर करवाना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। इन्फेंट्स के अंदर अगर उसके द्वारा पर्याप्त फ्लूइड इनटेक नहीं लिया जा रहा, डायरिया वॉमिटिंग है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, बर्न या कोई सीरियस इंजरी है, तो इन सभी केसेस के अंदर डिहाइड्रेशन देखा जा सकता है। हमें इसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी एग्जैक्ट कॉज है उसे आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना है। लगातार बच्चे का वेट कैलकुलेट करना है जिससे कि हम ये पता कर सकें कि उसे दिया जा रहा फ्लूइड सफिशिएंट है या नहीं। उसके वाइटल साइंस को लगातार हमें नोट करते रहना चाहिए क्योंकि बच्चों में इस चीज़ का असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को लगातार मॉनिटर करना है, बच्चे की कॉन्शियसनेस का असेसमेंट करना है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन का असेसमेंट के लिए हम स्किन टारगेट चेक कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस को चेक कर सकते हैं। अगर बच्चे को आईवी प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उसके अंदर ये सिचुएशन और बिगड़ सकती है, तो हमें इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोसिफेलस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्ट, इनमें से हाइड्रोसिफेलस कंडीशन होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलती है? ऑप्शन ए एबनॉर्मल इंक्रीज इन सीएसएफ प्रेशर, ऑप्शन बी एनलार्जमेंट ऑफ हेड, ऑप्शन सी इरिटेबिलिटी, ऑप्शन डी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। क्वेश्चन पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं। एक्सेप्ट वर्ड पर गौर कीजिएगा। विच वन इज नॉट फाइंड इन हाइड्रोसिफेलस कंडीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। अगर किसी
बच्चे में या किसी पर्सन के अंदर सीएसएफ का सिक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो इसके कारण हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन हो सकती है। हाइड्रोसिफेलिस शब्द का साधारण मतलब आप यदि याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि ब्रेन के अंदर पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा में भर जाना, जिसकी वजह से ब्रेन पर दबाव बढ़ता है, यानी इंट्राक्रेशनल प्रेशर बढ़ता है और बच्चे के सर का साइज बहुत बड़ा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन। इसके होने के कारण की बात की जाए तो स्पाइना बाइफिडा कंडीशन से सफरिंग 90 से 95% बच्चों के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके कॉज के अंदर सीएसएफ का एक्सेसिव प्रोडक्शन या फिर सीएसएफ का एब्जॉर्ब नहीं हो पाना, दो इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर नॉर्मल ब्रेन के अंदर प्रेशर कितना होता है तो आप बता सकते हैं 5 से 15 mm ऑफ एचजी इज द नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और 15 mm ऑफ एचजी से यदि प्रेशर बढ़ता है तो फिर आप इसे हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन कह सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप ऐसे बच्चे या ऐसे पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस पर्सन में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट और आईसीपी का असेसमेंट लगातार करते रहना है। बच्चे के या अडल्ट पर्सन के हेड साइज को, हेड सर्कमफ्रेंस को लगातार आपको असेस करना है। बच्चे के एंटीरियर फ्रंटेनल का असेसमेंट लगातार करना है। इसके अलावा उनमें एसेप्टिक टेक्निक द्वारा सभी प्रोसीजर्स करने हैं। ये सभी चीजें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इज। इनमें से रेस्पिरेटरी सेंटर को कौन सबसे ज्यादा स्टिमुलेट करता है जिसके कारण हम रेस्पिरेशन कंटिन्यू करते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज पीएच ऑफ ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस या फिर ऑक्सीजन एक्सेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन बढ़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, तुरंत हमारे ब्रेन तक स्टिमुलेशन जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालिए, इसकी मात्रा शरीर में बढ़ रही है। तो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में सिचुएटेड है, वो तुरंत एक्टिवेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए तेजी से इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन प्रोसेस करवाता है। तो याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने वाली पावरफुल स्टिमुलस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने को माना जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।